हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि 2021 की है उसकी साइंस एंड टेक की मैगजीन को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 8 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में। तो भाई ये जानते हैं कि ये क्यों रहा न्यूज़ में। देखिए वजह ये है न्यूज़ में रहने की कि रिसेंटली हुआ क्या कि जो मिशन है ना, जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसकी डिटेल्स को रिलीज करा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। तो भाई डिटेल्स को तो रिलीज करा, तो अब आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि ये मिशन क्या है। देखिए मिशन आप कह लो कि जॉइंट मिशन है जो कि यही जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच में है और उसके साथ हमारे इसरो के बीच में है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रहा। ये 2017 की बात है और उद्देश्य इसका ये था कि हम लैंडर को और रोवर को दोनों को ही यहाँ पे मून के सरफेस पे उतारेंगे। अब जो डिटेल शेयर करी इस जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने, उस डिटेल्स के हिसाब से इसको 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, मतलब समझिए यहाँ पे लॉन्च ईयर क्या है, 2023 के बाद है। लॉन्च व्हीकल जो रहेगा इसका वो H3 रॉकेट रहेगा। लॉन्च मास की बात करें तो ये करीब 6 टन से ऊपर ही होगा, 6 टन से ऊपर ही होगा। अगर हम पे लोड मास की बात करें तो इसमें 350 केजी से ज़्यादा ही होगा रोवर का मिला के। ठीक है, ऑपरेटिंग पीरियड की बात करें तो वो 3 महीने से ज़्यादा का रहेगा। लैंडिंग पॉइंट की बात करें तो कहाँ लैंड करेगा, साउथ पोल में, मून के साउथ पोल के रीजन में करेगा। और कुछ मेजर मिशंस बताएं तो इसका उद्देश्य है वाटर को डिटेक्ट करना, साइंस इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ एनवायरनमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब कुछ इसके उद्देश्य है। खैर आगे बढ़ेंगे, मिशन के बारे में और बात करते हैं। ये मिशन करीब यहाँ पे 6 महीने तक चलेगा और इसका टारगेट लगातार रहेगा कॉन्स्टेंटली ये सनलिट रीजन जो है ना मून के साउथ पोल में। देखिए मून का साउथ पोल बहुत ही ज़्यादा माना इसलिए जाता है कि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें ठंडा भी हो सकता है, ऐसे भी कुछ रीजन है लगातार डार्क रहेंगे और ऐसे भी कुछ रीजन है लगातार जिसमें सनलाइट पड़ती रहेगी। तो यहाँ पे ये 6 महीने तक जो चलेगा मिशन, इसका टारगेट है कॉन्स्टेंटली सनलिट रीजन को टारगेट करना। समझे, ये जो लगातार जो मून का साउथ पोल का जो ऐसा रीजन है जहाँ पे लगातार लाइट पड़ती है सन से, उसको टारगेट करेगा। ठीक है, ये ओवरऑल लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर और इसरो यहाँ पे डेवलप करेंगे लैंडर सिस्टम को। ठीक है, मतलब जो जो ये जापान वाली एजेंसी है, ठीक है, जाजा कह लो, ये यहाँ पे बिल्ड करेगी ओवरऑल लैंडिंग मॉड्यूल, पूरा लैंडिंग मॉड्यूल ये बनाएगी और रोवर को, और इसरो यहाँ पे डेवलप करेगा लैंडर सिस्टम को। ठीक है, तो ये दोनों को काम बांट दिया गया है। अब देखिए रोवर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेगा ऐसे एरियाज की जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे पानी मिल जाए, और अगर ये हाइड्रोजन का पता वहाँ लगा ले, अगर ये देख ले कि वहाँ हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर ले, तो उसके बाद यहाँ पे जो रोवर है वो उसके बाद माइन करेगा, सरफेस को खोदेगा और सैंपल निकाल के लेकर वहाँ से आएगा। ठीक है, मतलब कलेक्ट करेगा सैंपल्स। चलिए भाई अब बात आती है कि भाई इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ समझ लेते हैं। तो देखो भाई, अगर हम फाइंडिंग बाय नासास स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, देखिए जो सोफिया है उनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से, देखिए नासा का है सोफिया, इनके हिसाब से है ना, ये बताती है कि जो पानी है, वाटर है, ये हो सकता है लूनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो और एंड नॉट लिमिटेड टू कोल्ड शैडोड प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ठंडी जगहों पे या यहाँ पे शैडो पड़ती है सिर्फ उन्हीं जगह पे पानी देखने को मिले, हो सकता है यहाँ पे ये अक्रॉस द लूनर सरफेस पे भी पानी देखने को मिल सकता है। अब सोफिया जो ये मैंने बताया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, तो ये सोफिया है, ये एयर बॉर्न ऑब्जर्वेटरी है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा का और उसके साथ जर्मन एरोस्पेस सेंटर का। अब सोफिया ने ये पता लगाया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O है ना, ये क्लेवियस क्रेटर जो कि मून के साउथ वाले हेमिस्फेयर में है, क्रेटर आप जानते हैं ना, ऐसे गड्ढे होते हैं जो, तो नाम दिया है क्लेवियस। ठीक है,
क्लेवियस क्रेटर जो है उसके अंदर जो है मून के साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स का पता लगाया है इस सोफिया ने। ठीक है, तो ये रिलेटेड न्यूज़ है इससे। अब बैक टू दिस मिशन ना, जॉइंट लूनर पोलर जॉइंट क्या हटा दो, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इसके क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला कि एक्चुअल डेटा पता लगाना कि क्या पानी की क्वांटिटी है एरिया में जहाँ पे वाटर जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है ना। वहाँ पे मान लो अगर पानी है तो कितना पानी होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये है इनका कि डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस फॉर्म या दूसरे पैरामीटर जो कि लूनर वाटर रिसोर्सेज के हैं मून के साउथ पोल के ऊपर, वो सब कितना है, कहाँ कहाँ फैले हैं, क्या कंडीशन में है, कैसा क्या है, उन सब की अंडरस्टैंडिंग लेना। तीसरा इनका उद्देश्य है कि अपनी टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना, जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमें, ये जो सरफेस होता है लो ग्रेविटी सेलेस्टियल बॉडीज़ का, जिनकी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी ग्रेविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी का पता लगाना है, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है, बनानी है, ऐसी ज़रूरत है जिससे हम ऐसे जो लो ग्रेविटी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें, ताकि जो आने वाले और जो फ्यूचर लूनर एक्टिविटीज़ होंगी हमारी उसमें सपोर्ट मिल सके। और चौथा उद्देश्य ये है कि डिटरमाइन करना फीजिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजिंग सर्च रिसोर्सेज, कि भैया आसानी से ऐसे रिसोर्सेज जो कि सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को फ्यूचर में मदद कर साबित हो सके, ताकि हम जो फ्यूचर में जब स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे तो ऐसे भाई हमें रिसोर्सेज को यहाँ पे जो है मुहैया कराना है। आप कह लो क्या मतलब, यहाँ पे ऐसे हमें आसानी से रिसोर्सेज हमें मिल जाएं जिससे हम आगे फ्यूचर में होने वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को और बढ़िया तरीके से कर सकें। तो ये कुछ इसके हैं उद्देश्य। अब बात आती है यहाँ पे कि आखिरकार क्यों क्यों ये मून का साउथ पोल इतना स्पेशल हो गया है कि हम इसके पीछे कई लोग पड़े हैं। देखिए, पहली वजह तो ये है जो इसका क्रेटर्स हैं, है ना, ये सनलाइट इस पे पड़ी नहीं है। बिलियंस ऑफ ईयर्स से इन क्रेटर्स पे, इन गड्ढों पे सनलाइट तो पड़ी नहीं है, सूरज की रोशनी तो पड़ी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड मिलता है सोलर सिस्टम के ओरिजिन का। मतलब देखो, सनलाइट पड़ेगी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन अगर बिलियंस ऑफ ईयर्स से सनलाइट नहीं पड़े तो हमें ये चीज़ पता लगती है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आखिरकार मामला था कैसा। तो इससे ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, इफ परमानेंटली shadowed craters are estimated to hold nearly 100 million tons of water, ऐसा भी है कि लगातार जिन क्रेटर्स पे बिल्कुल शेडो रही है, सनलाइट वगैरह नहीं आई है, ये माना जा रहा है कि इसमें करीब 100 मिलियन टन्स ऑफ पानी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तीसरी बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका जो एलिमेंटल और पोजिशनल एडवांटेजेस हैं ये इसको काफ़ी ज़्यादा सूटेबल बनाते हैं टू पिट स्टॉप फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब देखो, जिस जगह पे पोजीशन जो इसकी है, जो इसमें के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन सब से ये है कि भाई सारी देश जो है वो चाहते हैं कि हम इनको और थोड़ा एक्सप्लोर करें स्पेस को। ठीक है, तो ये फ्यूचर के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन को ट्रेस करता है, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, ठीक है, सबको ट्रेस करता है। इससे जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो अभी तक जिनका हमें पता नहीं चला है, अनटैप्ड है, उन सबको हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बल्क ऑफ प्रीवियस लूनर लैंडिंग्स इस एरिया में हुई हैं। ठीक है, ये हो गया सी ऑफ सेरेनिटी, ये है इक्वेटर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये कॉर्पनियस क्रेटर यहाँ पे है अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे है ये। उसके बाद ये टाइको क्रेटर यहाँ पे है, और चंद्रयान 2 लैंडिंग साइट नियर साउथ पोल जो थी वो यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का मून का जो है डायग्राम इन्होंने दिखाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। तो भाई क्या है, क्यों रहा खबरों में, तो हमारे जो इसरो का ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था ना भाई, ये इसके अब 6 साल कंप्लीट हो गए हैं ऑर्बिटिंग मार्स। ये मार्स को ऑर्बिट करते करते इसके 6 साल पूरे हो गए, इसलिए आ गया ये न्यूज़ में। तो अब ये मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या था, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसको मॉम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जिसे पिक्चर देखी होगी ना, ऑल्सो नोन एज मंगलयान। पिक्चर देखी थी नहीं देखी थी अक्षय जी की। तो ये पहला ऐसा इंटरप्लैनेटरी मिशन था जो कि इसरो का था, और इसे लॉन्च किया गया था बजट 2013 में बाय PSLV C25 के द्वारा, एंड इसको मार्शियन ऑर्बिट में 2014 में डाला गया था इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये बात थी कुछ इसके बारे में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके अंदर ये था कि हम साइंटिफिक, अगर हम बात करें साइंटिफिक तरीके से, तो इसमें ये था कि हम मार्स का सरफेस फीचर्स क्या है ना, मार्स का सरफेस क्या है उसे एक्सप्लोर करेंगे। मॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी, मार्शियन एटमॉस्फेयर क्या है,
तो ये सारा का सारा हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, मतलब हमारे यहाँ सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली बात करें तो इसका क्या उद्देश्य था? ये था कि हम डीप स्पेस कम्युनिकेशन, फिर नेविगेशन, मिशन प्लानिंग और मैनेजमेंट इसका उद्देश्य था। उसके साथ ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, इसके अंदर कुछ 5 पेलोड्स थे। अब ये 5 कौन कौन से पेलोड्स थे मार्स ऑर्बिटर मिशन के अंदर? तो सबसे पहले देखते हैं MSM, मीथेन सेंसर फॉर मार्स। नाम से ही समझ में आता होगा, ये डिजाइन करा गया था मीथेन की मेजरमेंट करने के लिए मार्शियन एटमॉस्फेयर में, ये मार्स में भैया कितना मीथेन है, विद पार्ट्स पर बिलियन एक्यूरेसी थी, और इसके रिसोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से है, सब कुछ डेटा जो लिया गया ये सिर्फ एल्यूमिनेट सीन में लिया गया, क्योंकि सेंसर मेजर जो है वो रिफ्लेक्ट करता था सोलर रेडिएशन को। दूसरा था ये मार्स कलर कैमरा MCC। ये क्या है? टू गिव इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस फीचर्स एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, इमेजेस या इंफॉर्मेशन देना सरफेस फीचर्स के, और किस सरफेस किससे बना है, क्या है, उन सब के। अब ये जो था ये मदद कर रहा था मॉनिटर करने में डायनेमिक इवेंट्स एंड वेदर ऑफ मार्स, क्या अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं अचानक से, क्या वहाँ पे जैसे यहाँ हवा चलती है, लू चलती है ना, तो वहाँ क्या होता है, या वेदर क्या है मार्स की। उसके साथ ये यूज़ करा जाता था फॉर प्रोबिंग द 2 सैटेलाइट ऑफ मार्स, जिनका नाम फोबोस और डीमोस था क्या है मतलब, है ना, तो उनकी इंक्वायरी क्या है, कहाँ है, ये सब भी ये देख रहा था। तीसरा जो पेलोड है वो है लेमन अल्फा फोटोमीटर, LAP। ये क्या है? ये देखता है कि आखिरकार ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है फ्रॉम लेमन अल्फा एमिशंस इन द मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर। देखिए जो लेमन अल्फा एमिशंस होते हैं इस मार्स के अपर एटमॉस्फेयर में, इसमें कितना ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है इसका। उसके बाद ये समझने में मदद करता है कि लॉस प्रोसेस क्या है पानी का, है ना, पानी कैसे यहाँ पे लॉस होता है इस प्लैनेट से। फिर आता है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, TIS। ये TIS मेजर करता है थर्मल एमिशन को, और ये दिन में हो चाहे रात हो दोनों टाइम पे ही ऑपरेट करा जा सकता है। टेम्परेचर और एमिसिविटी, ये दोनों ही 2 बेसिक फीचर होते हैं पैरामीटर के, जिनके हिसाब से थर्मल एमिशन मेजरमेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी आता है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालिसिस, MENCA। अब ये क्या है? मेनका ये एक क्वाड्रुपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि साइंटिफिक पेलोड पे बेस्ड है, और यहाँ पे ये मेजर करता है कि आखिरकार कितना जो न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ पे कितने अवेलेबल है ना, कितने ऐसे न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। मतलब समझिए इस क्वाड्रुपोल का मतलब होता है कि चार तरह के इक्वल पोल्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसा मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि साइंटिफिक पेलोड पे बेस्ड है, और ये मेजर करता है कि कितना वहाँ पे न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं न्यूट्रल है। समझे? तो ये कुछ मार्स के ऑर्बिटर के ये जो हैं 5 पेलोड्स हैं, उसके बारे में हमने बात करी। अब कोई दूसरे जो मार्स मिशन रहे न्यूज़ के अंदर, उनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक रहा एक्सो मार्स 2022। ये क्या है समझते हैं? ये जॉइंट प्रोग्राम है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, उसके साथ रशियन स्पेस एजेंसी का है। इसके अंदर आपको 2 मिशन देखने को मिलेंगे। पहला है ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था, और दूसरा है जिसमें आपका रोवर और सरफेस प्लेटफॉर्म आते हैं। ये प्लान करा जा रहा है कि ये 2022 में यहाँ पे मतलब 22 के लिए प्लान किया जा रहा है। अब दूसरा आता है जो न्यूज़ में रहा मार्स का मिशन, वो है मार्स 2020 रोवर। अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर नासा का जो प्रिजर्वेरेंस रोवर है ना, ये देखेगा साइन वगैरह क्या है एशियंट लाइफ के, या रॉक्स वगैरह को, मतलब पत्थरों को कलेक्ट करेगा, सॉइल के सैंपल कलेक्ट करेगा, और उसके बाद ये लेके सब अर्थ में आएगा। ये यहाँ पे लॉन्च 2020 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है होप, HOPE होप अमल मिशन। अब ये क्या है? इस मिशन को लॉन्च किया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा 2020 में। अरब के पहला ऐसा मिशन था अरब का जो कि मार्स के लिए था ना, मार्स में गया था। उसके बाद आता है तियानवेन 1। तो अब ये कहाँ रह जाएंगे भाई साहब? चाइना है। ये चाइना का पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन 2020 में लॉन्च किया गया। अब बात आती है कि ये जो मॉम मिशन था इसने कितना हेल्प करा है अभी तक।
6 साल हो गए हैं। तो पहला तो ये मदद करी है कि भाई यहाँ पे एक मार्शियन एटलस बनाने में, है ना, कि जो भी इमेजेस भेजी हैं ऑर्बिटर ने, इससे हमें पता चला है कि कहाँ क्या हो सकता है, मार्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसने ये भी देखा कि भाई इसने फाइंड करा कि जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं, जो वहाँ पे जो यहाँ पे स्टॉर्म्स वगैरह जो धूल के बहते हैं मार्स के ऊपर, कैन राइज अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, मतलब ऊपर ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो है उड़ सकते हैं। तीसरा इसने देखा कि एल्बिडो मैप मार्क्स का ये बनाया यूज करके इस मॉम के मिशन को। ये काफी यूजफुल था समझने के लिए कि सरफेस प्रॉपर्टीज क्या है मार्क्स की। एल्बिडो जानते हैं क्या होता है? एल्बिडो एक फ्रैक्शन है सोलर एनर्जी के रिफ्लेक्शन का फ्रॉम प्लानिटरी सरफेस बैक टू स्पेस, की मतलब यहाँ गिरा यहाँ पे और कितना रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये है। अब रिसेंटली देखिए जो मार्क्स कलर कैमरा है, ठीक है, मार्क्स कलर कैमरा जो है ये वाला देख लो, सेकेंड वाला MCC, इसने कुछ फोटोज ली हैं फोबोस की। और जो जो क्लोजेस्ट और बिगेस्ट मून है ना मार्स का, उसका नाम है फोबोस। ठीक है, तो इसकी कुछ फोटोज वगैरह ली हैं। और मार्स के 2 मून है, दूसरा वाला है यहाँ पे डाइमोस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए बताया भी था, मार्क्स विल ऑल्सो बी यूज फॉर प्रोबिंग 2 सैटेलाइट ऑफ मार्क्स, दैट इज फोबोस एंड डाइमोस। इमेजेस यहाँ पे हाईलाइट करती हैं कुछ क्रेटर्स को इस फोबोस के अंदर। इनका नाम स्टिकनी है, शेक लॉस्की है और रोशन ग्रिल्डिग है ना। अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसके लिए माफी लिखा हुआ है वहां के अंदर। चलिए, यहाँ पे हमने इस पूरे मॉम के बारे में पूरी बात करी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है चंद्रयान 2 के बारे में। चलिए, दिल जुड़ा है हर एक इंडियन का इससे। समझते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ और बात। तो हुआ क्या कि रिसेंटली चंद्रयान 2 मिशन जो है उसका 1 साल हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हमारे लिए मिशन के बारे में जानना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, चंद्रयान 2 ये पूरी तरह से हमारे मतलब इंडिजिनियसली मिशन था, हमने मदद वगैरह नहीं ली थी। इंडिया का सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। इसमें कुछ कंपोनेंट्स गए थे, जैसे कि एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, एक रोवर था। अगर हम ऑर्बिटर की बात करें तो ऑर्बिटर ऑब्जर्व करता, घूम घूम के ऑब्जर्व करता लूनर सरफेस को और कम्युनिकेशन बना के रखता अर्थ के साथ में, चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा बात आती है लैंडर की। तो लैंडर का नाम था विक्रम, है ना, बड़ा फेमस रहा था, तो लैंडर विक्रम के नाम से था। डिजाइन करा गया था कि इंडिया के पहले सॉफ्ट लैंडिंग के तौर पे, भैया हमें यहाँ पे करनी थी ना, इंडिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी हमें लूनर सरफेस के ऊपर, तो ये डिजाइन करा गया था इसी हिसाब से। ठीक है, तीसरा जो था उसका नाम था रोवर। ठीक है, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। अब ये जो प्रज्ञान था ये एक 6 व्हील का 6 व्हील्ड ऑल पावर्ड व्हीकल था। और ये लूनर सरफेस पे चल के जाता और परफॉर्म करता ऑन साइट केमिकल एनालिसिस करता है ना साइट पे। तो ये कुछ चीज़ थे। उसके बाद था लॉन्चर। अगर हम लॉन्चर की बात करें तो इसको लॉन्च करा गया है कैसे? लॉन्च करा गया है बाय जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भाई बहुत मजबूत है, GSLV मार्क 3M1 के द्वारा। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉन्चर है अभी तक के लिए बात करें तो। एंड ये कम्प्लीटली डिज़ाइन करा गया है, फैब्रिकेट करा गया है अपने देश के अंदर, कंट्री के अंदर। ठीक है, अब देखिए कुछ नोटेबल फीचर्स आपको बताना चाहूँगी मैं इस चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। तो ये पहला ऐसा स्पेस मिशन बनता जो सॉफ्ट लैंडिंग करता मून के साउथ पोलर रीजन के ऊपर, है ना। ये पहला इंडिया का एक्सपीडिशन था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ कदम उठाया था लूनर सरफेस में, है ना। होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से हमारे देश में पूरी टेक्नोलॉजीज की बनी। तीसरा, फर्स्ट इंडियन मिशन था जो लूनर टेरेन को, वहाँ की क्या ज़मीन है उसे हम होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे देश की टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते। ठीक है, पूरी तरह से हमारा इंडिजिनियस था और हम एक्सप्लोर करते लूनर टेरेन को। उसके बाद चौथा कि वुड हैव द फोर्थ कंट्री, हमारे देश चौथी ऐसी कंट्री बन जाता जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी होती लूनर सरफेस पे। पहले कौन कौन सी कंट्रीज कर चुकी हैं? वो 3 कंट्रीज हैं, एक यूएस है, एक USSR है और एक जो चाइना कूद गया है वो चाइना है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स इसके बारे में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करूं, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करना एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस एंड ऑपरेट अ रोबोटिक रोवर ऑन द सरफेस, कि हम यहाँ पे आराम से जो है
सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, आराम से बिल्कुल लैंडिंग करेंगे लूनर सरफेस पे, और उसके बाद फिर हमारा जो रोबोटिक रोवर है वो चलेगा वहाँ पे, उतर के जाएगा, वो एक्सप्लोर करेगा। इसमें ये था कि भाई इट सीक्स टू स्टिपुलेट द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल अलायंसेस प्रमोट होता। तो इसका उद्देश्य ये था। और कुछ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये था कि देखिए मून हमें एक बहुत ज़्यादा बेस्ट लिंकेज देता हमारे अर्थ की क्या स्टार्टिंग की अर्ली हिस्ट्री रही है, समझे। सब टूट टाट के तो ये सब आपस में ही बने हैं। तो अब ऐसी जगह पे जहाँ पे इतने सालों से बिलियंस ऑफ ईयर्स से लाइट ही नहीं पड़ी, अगर वहां से हमें कुछ ये पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे हो सकता है कि अर्थ में ये रहा हो पहले। दूसरी बात, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो चंद्रयान 1 ने पता लगाए थे, उस मॉलिक्यूल के ऊपर और फर्दर स्टडीज हम कर सकते थे। तीसरा, इट विल ऑल्सो स्टडी न्यू रॉक टाइप्स विद यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशन, है ना, कि नए नए तरीके के वहाँ पे पत्थर को और पता चलता है कि उसमें कौन कौन से केमिकल से वो बना हुआ है। तो ये सब हमें कुछ ये मदद करता इसके बारे में जानने के लिए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मिशन था। यार ये तो कोई बात नहीं, अब आगे और बढ़िया होगा। अब यहाँ पे कुछ मिशन पेलोड्स की बात करते हैं। इसमें क्या था, देखो भाई, ऑर्बिटर पेलोड्स देखें तो टेरेन मैपिंग कैमरा 2 TMC-2 था। उसके चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, मतलब क्लास जिसे कहेंगे। उसके साथ सोलर एक्सरे मॉनिटर था। ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी था। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी L&S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसे हम लोग DFSAR कहते हैं, वो था। इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर था। चंद्रयान 2 एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशनल एक्सप्लोरर 2 भी था। डुअल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट था। ये किसके अंदर था, ऑर्बिटर के अंदर सब कुछ था। अब उसके अंदर विक्रम जो पेलोड है उसके अंदर, मतलब विक्रम जो था लैंडर, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी देखते हैं जरा यहाँ पे। उसमें पहले नंबर पे देखें तो रेडियो ऑटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे रंभा कहते हैं, ठीक है वो। उसके साथ चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा। तो ये सब चीजें थी। अब प्रज्ञान पेलोड्स में क्या था, इसमें अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, उसके साथ लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और उसके साथ पैसिव एक्सपेरिमेंट लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये सब कुछ ये पेलोड्स की बात करी। अब इसके साथ कुछ रिलेटेड न्यूज़ की भी बात कर लें तो रिसेंटली फर्स्ट सेट ऑफ डेटा जो कि चंद्रयान 2 मिशन से है, इसे रिलीज करा गया फॉर वाइडर पब्लिक यूज। कैसे, प्रदान पोर्टल के थ्रू। किस पोर्टल के थ्रू, PRADAN प्रदान पोर्टल के थ्रू, जिसे होस्ट करा गया बाय इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर के द्वारा। अभी जो इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर है ना, ये नोडल सेंटर है प्लानिटरी डेटा आर्काइव का, है ना, ये जो प्लैनेट्स का डेटा होता है ना जो यहाँ रखा जाता है, ये इसका नोडल सेंटर है। प्लानिटरी डेटा मिशन जो इसरो का है उसका मेन जो नोडल सेंटर है, यहीं पे पूरा डेटा वगैरह रखा जाता है। अब देखिए कुछ बात और जानते हैं, है ना, कुछ और रिलेटेड न्यूज़ समझते हैं यहाँ पे। रिसेंटली कुछ जो इमेजेस भेजी गई थी चंद्रयान 1 के द्वारा, ये इंडिकेट करती हैं पॉसिबल इम्पैक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर का मून के ऊपर, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो है मून के ऊपर भी असर पड़ता है। कुछ न्यूज़ के बारे में और बात बताऊं तो इमेजेस ये चीज़ दिखाती हैं कि मून में भी रस्टिंग एट पोल्स, मून रेस्टिंग हो रही है पोल्स पे। मतलब साथ में चंद्रयान 1 का डेटा ये भी दिखाता है कि मून के जो पोल्स हैं वहां पे पानी है। सिंस जो मून का सरफेस है ये आयरन रिच रॉक से बना है, पानी और ऑक्सीजन से तो है नहीं मामला। तो नासा का ये मानना है कि एटमॉस्फेयर हो सकता है, कि एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। मतलब नासा ये बात मानती है कि एटमॉस्फेयर माइट बी पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, एटमॉस्फेयर की वजह से सब देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा जब इतना कुछ करके आया है चंद्रयान 1 तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये बात 2008 की है जब इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ 11 तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जो इंडिया के अंदर बनाए गए थे, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया के अंदर बनाए गए थे। इंडिया से जो पेलोड्स थे वो टेरेन मैपिंग कैमरा गया था, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर था, लूनर लेसर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट था, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, और मून इम्पैक्ट प्रोब था। जो बाहर से मतलब बाकी सारी कंट्री से जो पेलोड्स गए थे उसमें चंद्रयान 1 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, सब के ईवी एटम रिफ्लेक्टिंग एनालिसिस, मिनिएचर सिंथेटिक एपरेचर रेडार, मून मिनरोलॉजी मैपर, रेडिएशन डोज मॉनिटर वगैरह देखने को मिलता है। ये देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ।
एम ये था कि हम कुछ केमिकल और मिनरलॉजिकल मैपिंग करेंगे पूरे ही इस लूनर सरफेस के, क्या है वहाँ पे, किस केमिकल से बना है, क्या मिनरल्स है ना, ताकि भाई पता तो चले कि आखिरकार कितना मिनरल्स, क्या केमिकल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें हैं। इसने ये पता लगाया कि पानी है, मतलब वाटर इन वेपर फॉर्म में है ये, है ना, यहाँ पे इसने पता लगाया और कंफर्म किया ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस को। इसने एक्स रे सिग्नल्स को भी देखा वीक सोलर फ्लेयर्स के टाइम पे। इसलिए ये दिखाता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है, कैल्शियम भी है इस लूनर सरफेस पे, न्यू स्पाइनल रिच रॉक्स भी हैं। तो ये सब कुछ इसने पता लगाया, इसलिए ये भी बहुत ही, खैर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। जानते हैं कि क्यों न्यूज़ में रहा। देखिए इंडिया का ये जो IRNSS है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यह पार्ट हो गया है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का, WWRNS का। बहुत अच्छी बात, जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ बात। तो इंडिया देखिए ऐसी फोर्थ कंट्री बन गया पूरे ही वर्ल्ड में जिसका खुद का अब रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे रिकॉग्नाइज कर रहा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। अब बाकी के तीन क्या है, चार, चौथा तो हमारा कंट्री बना, तो बाकी के कौन से तीन हैं, तो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का GPS है, रशिया का ग्लोनस है और चाइना का बीदाऊ है, BEIDOU। बड़े मुश्किल रहता है इनके लिए पढ़ना वढ़ना भी, बड़ा ही खतरनाक नाम लग देते हैं ये लोग। खैर, अब जो IMO है ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए शिपिंग की, है ना, नाम ही जानते हैं आप, नाम तो जानते ही हैं, इसका नाम पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है जहाँ पे नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइडर्स जो हैं, जो नेविगेशन सिस्टम के प्रोवाइडर्स हैं, ये अपने अपने सिस्टम को यहाँ पे सबमिट करते हैं रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। अब थोड़ी बात हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में भी जान ले, IRNSS के बारे में भी जान ले। देखिए इसको बनाया गया है ताकि जियो स्पेशल पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन दी जाए, कम से कम आप कह लो इंडियन बाउंड्री से 1500 किलोमीटर तक, ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बाउंड्री। अब ये जियो स्पेशल जानते हैं ना क्या होता है, कि मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन का, ठीक है, तो इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन की मतलब पोजीशनिंग क्या है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक रीजन के अंदर दी जाएगी, जो रीजन 1500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द इंडियन बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप है 7 सैटेलाइट्स का, जिसमें कि 3 जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और जो 4 जो है वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो सेम कैटेगरी में आते हैं जैसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, बट इसके जो ये पार्क करते हैं ओवर द इक्वेटर, वाइल जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये आपका सेम प्लेन पे रहेगा एज द इक्वेटर, ठीक है। और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं ये यहाँ पे इनके डिफरेंट इंक्लिनेशन होती है ना, यही एक मेन डिफरेंस है दोनों में। खैर इसे जो है वो डेवलप करा गया इसरो के द्वारा, ताकि यहाँ पे इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ना फॉरेन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे, इतना देखो हर आदमी GPS यूज करता फिरता है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ये हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाए। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं अगर कोई सिस्टम यहाँ पे पार्ट बन जाता है WWRNS का, तो सबसे पहला तो फायदा ये है कि मर्चेंट वेसल जो हैं अब यूज कर पाएंगी इस IRNSS को अपनी पोजीशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, असेस करने के लिए, नेविगेशन में शिप्स वगैरह का कहाँ जा रही, क्या जा रही है ओशन के वाटर्स में विद इन द डिफाइंड एरिया। और ओवर डिपेंडेंस जो हम करते हैं ना एक सिंगल GPS सिस्टम पे, हम इतना ज़्यादा अब US का जो GPS है हम कितना उस पर डिपेंडेंट है, अभी भी हम इसको भी अगर नाम देंगे तो GPS ही नाम दे देंगे, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे अरे वो तो नेविगेशन सिस्टम है, अरे GPS की तरह है, समझे ना, तो मैगी, हर चीज़ मैगी नहीं होती, ठीक है, तो हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं GPS पे, इससे थोड़ा सा हम डिपेंडेंसी अपनी खत्म करेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एक चार्ट दिया है इसके थ्रू, ये जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आइए, ये जो है ये बनाया गया है ताकि बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम सही रियल टाइम पोजीशनिंग दे, टाइमिंग सर्विसेज दे जो इंडिया के अंदर यूजर्स हैं, एज वेल एज 1500 किलोमीटर आगे तक भी हमारी बाउंड्रीज हैं।
उसके साथ नेविगेशन कॉन्स्टलेशन के अंदर कुछ 7 सैटेलाइट हैं, 3 जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है और 4 जियो सिंक्रोनस में है। ये इंक्लाइंड है एट 29 डिग्रीज टू इक्वेटर। अब हर एक जो ये है इसके अंदर 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो यहाँ पे एक्यूरेट लोकल लोकेशनल डेटा आपको दे देंगी। यहाँ पे 2 तरह की सर्विस ये देंगे, एक देंगे स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो सारे यूजर्स के लिए होगी, और दूसरी देंगे रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो ऐसी सर्विस जो सिर्फ ऑथराइज यूजर नहीं होते, मिलिट्री के हो गए, सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई, सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी। अब कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं? टेरेस्ट्रियल एरिया या फिर आपका मरीन नेविगेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, किसी व्हीकल को ट्रैक करने में, फ्लीट मैनेजमेंट, प्रिसाइज छोटे छोटे कुछ टाइमिंग मैपिंग होती है ना, जियोडेटिक डेटा कैप्चर हो गया, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन हो गया है ना, हाइकर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। उसके साथ यहाँ पे विजुअल और वॉइस नेविगेशन भी है ड्राइवर्स के लिए, जैसे हम जीपीएस में यूज करते हैं ना उस तरह से। वाइल जो अमेरिकन जीपीएस है इसके पास 24 सैटेलाइट्स हैं, है ना, इनकी ऑर्बिट में, और नंबर जो सैटेलाइट का है ये विजिबल है टू ग्राउंड रिसीवर इज लिमिटेड, ये लिमिटेड है। और हमारा जो IRNS है इसमें 4 सैटेलाइट हमेशा ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेंगे और हमेशा विजिबल रहेंगे रिसीवर को इस रीजन में जो 1500 किलोमीटर का है अराउंड इंडिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक कहता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आइए समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए वजह ये है कि रिसेंटली पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल जो है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल शॉर्ट फॉर्म में क्या है भाई, PSLV, इन इट्स 51st फ्लाइट, इनकी जो ये 51st फ्लाइट हुई, देखिए PSLV C49, ये सक्सेसफुली लॉन्च इसने करा EOS 01 को अलॉन्ग विद 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट। ये कहाँ से किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है, ठीक है, जो आपका श्रीहरिकोटा में पड़ता है ना। अब ये जो 9 कस्टमर सैटेलाइट्स हैं ये आपका लिथुनिया से हैं, एक लग्जमबर्ग से हैं 4 और USA से हैं 4। तो ये कुछ है इन्फॉर्मेशन इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अब देखिए कुछ बातें जानते हैं हम EOS 01 के बारे में। ये एक अनदर मतलब दूसरा ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और ये यहाँ पे जो मिलके काम करेगा वो करेगा रिसात 2B के साथ में और ये रिसात 2BR1 के साथ में जो पिछले साल लॉन्च हुए थे, ठीक है। ये ऑपरेट करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? ये देखिए लो अर्थ ऑर्बिट मतलब ये अर्थ के सरफेस के थोड़ा पास होता है। नॉर्मली जो एटीट्यूड होता है लेस देन 1000 किलोमीटर होता है बट कुड बी एज लो एज 160 किलोमीटर अबव अर्थ, तो ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए अब ये जो EOS 01 है इसके हिसाब से क्या है, इसरो जो है एक नए नाम की तरफ बढ़ रहा है अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में, मतलब अब नया नाम देना शुरू कर दिया है इसने अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे मेंट फॉर, मतलब जिस पर्पस के लिए सैटेलाइट बनाया गया है उसके हिसाब से अब इसरो ने इनको नाम देना शुरू कर दिया है ना। अभी तक क्या था, ये थीमेटिकली नाम दिए जाते थे, जैसे कि ये अगर हम बात करें तो देखिए कार्टोसैट सीरीज जो है सैटेलाइट की ये बनाई गई है डेटा जो कि लैंड टोपोग्राफी का है या मैपिंग का है, तो इसका लेने के लिए। उसके बाद नाम देखिए, ये देखिए ओशन सैट, ये किस लिए है? ऑब्जर्वेशन ओवर द सी, तो जिस काम के लिए है उस तरीके का सैटेलाइट को नाम भी दे दिया है, पूरी सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। कुछ इनसैट सीरीज भी हैं, रिसोर्स सैट सीरीज भी हैं, जी सैट भी हैं, स्कार्ट सैट भी हैं, है ना। ये सारे के सारे जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो हैं जिनको नाम दिया गया है फॉर द स्पेसिफिक जॉब्स या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो भी वो यूज़ करते हैं, अलग अलग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस हिसाब से नाम इनको दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो EOS 01 है ये सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ करता है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को निकालने में, लैंड की ना ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को निकालने के लिए ये सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ करता है। अब देखिए जो ये एडवांटेजेस हैं, जो फ़ायदे हैं इन रडार इमेजिंग के, जो पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट था उनके कंपैरिजन में, वो ये होते हैं कि अगर चाहे जैसी भी वेदर हो, चाहे जितना भी खराब मौसम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ोटो खींचेगी। चाहे बादल हो, चाहे फॉग हो, चाहे सनलाइट ना हो, बढ़िया फ़ोटो खींचेगी। तो इससे हाई क्वालिटी इमेजेस निकलती हैं, हर कंडीशन में हर वक्त निकल सकती हैं, तो ये फ़ायदा होता है। अभी जो EOS 01 है ये सिस्टर पता है किसकी है? ये रिसार्ट की सीरीज है, इसमें एक्स बैंड
रडार का यूज़ किया गया था और ये लो वेवलेंथ पे काम करता था और ये जैसे अर्बन लैंडस्केप को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए काम आता था। साथ में एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट लैंड को प्रॉपर तरीके से उसकी इमेजेस लेने में काम आता था। तो उसी की बहन है समझ लो ये। अब यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशंस क्या होती हैं अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के द्वारा। भाई यूज़फुल होता है मिलिट्री रिक्वायरमेंट के लिए, मिलिट्री के लिए मददगार है। फिर उसके बाद अगर कोई लोकेशन वगैरह देखनी है काउंटर मैपिंग के लिए, इसके लिए मददगार है। रिसोर्स लाइक वाटर, मिनरल, फिशरी पता लगानी है, सॉइल असेसमेंट करना है, वेदर या क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन करने हैं, या आपको लैंड या फॉरेस्ट मैपिंग देखनी है, मॉनिटर करना है कितना बचा है, फॉरेस्ट क्या है क्या नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। ये ड्रोन थोड़ी ना उड़ाते फिरोगे इतने बड़े लेवल पे। अब न्यू पीएसएलवी डिजाइन फॉर EOS-01 ये क्या है देखो, इसरो ने एक नया वेरिएंट यूज करा है ये लॉन्च व्हीकल का, पीएसएलवी रॉकेट का, जो यहाँ पे दैट हैज बीन फ्लोन ओनली वंस बिफोर, जो एक बार सिर्फ पहले उड़ा है। अब ये वेरिएंट जो पीएसएलवी का है इज डज नॉट बिकम वेस्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग इट्स सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। अब इसमें देखो इसका फायदा क्या है, ये नया वाला पीएसएलवी का वेरिएंट है ना, अब इससे क्या फायदा होगा, ये एक बार इसने जो है सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया, मतलब जो है एक बार डिपोजिशनिंग कर दी इसकी ऑर्बिट के अंदर, तो ये वेस्ट नहीं होगा। बाकी सारे वेस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये वेस्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, जो लास्ट स्टेज रॉकेट की जो रह जाती है सैटेलाइट के सेपरेट होने के बाद, है ना, ये यहाँ पे अपना खुद का अब जो है वो ऑर्बिट अक्वायर कर लेगी, अपना ऑर्बिट में टहलने लगेगी और इसको बाद में यूज करा सकता है ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब कोई दूसरे ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ताकि भाई एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं तो इसके थ्रू कर लीजिए। तो इसका ये फायदा है, मतलब ये बर्बाद नहीं जाएगा आपकी। ठीक है, तो ये हमने कुछ बात करी इस पूरी खबर के बारे में, और यहीं पे हमारा होता है पार्ट कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Sirf IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And also you can join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.